कोरोना को लेकर हम अपडेट दे दें। कोरोना के आंकड़े देश भर में 2,66,000 के पार पहुंच गए हैं। अब तक 7,466 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में 1,29,000 एक्टिव से ज्यादा एक्टिव केस हैं, तो इतने ही केसेस रिकवर भी हुए हैं। इस बात की जानकारी इस वक्त मिल रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली बुरी तरह से इस वक्त प्रभावित है और आज का दिन दिल्ली में बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल का कोरोना टेस्ट होना है, तो दिल्ली में कई अहम बैठकों का दौर भी है और इन सब के बीच कम्युनिटी संक्रमण यानी कोरोना को लेकर जो सामुदायिक संक्रमण है उसकी क्या स्थिति है, इस पर भी नजर होंगी। देश के नक्शे पर इस वक्त आप ये सारे आंकड़े देख रहे हैं। 2,66,000 के पार जा चुके हैं कोरोना के कुल केसेस। हालांकि इस बीच 1,29,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि 7,466 लोगों की अब तक मौत हुई है, लेकिन ये बढ़ते आंकड़े लगातार चिंता का विषय बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब लॉकडाउन खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, प्रतिबंध हट रहे हैं, केसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर आप राज्यवार स्थिति पर नजर डालें तो महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए। कुल मामले 88,000 के पार हैं। इनमें से 40,975 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, 3,169 की मौत हुई है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों में अकेले महाराष्ट्र की अगर आप मुंबई की अगर आप बात करें तो 35,000 के आसपास केसेस मुंबई में है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए, जहां पर आंकड़े लगभग जैसे महाराष्ट्र में बढ़े थे, अब उसी दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मामले 29,943 हो चुके हैं, 11,357 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और 874 की मौत हुई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, ये आने वाले दिनों में और भीषण रूप ले सकता है। गुजरात की तस्वीर देखिए, 20,545 कुल केसेस गुजरात में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 13,956 स्वस्थ हुए हैं, लेकिन 1,280 लोगों की मौत भी हुई है। तमिलनाडु की तस्वीर आपके सामने, 33,229 केसेस, इनमें से 17,527 ठीक हुए हैं, 286 लोगों की मौत हुई है। तो ये जो टॉप के 4 राज्य हैं, अगर आप इनके ही आंकड़े जोड़ लें तो ये अपने आप में आधे से ज्यादा का नंबर कुल आंकड़ों में पाता है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर कोरोना की रफ्तार इस वक्त डरा रही है, क्योंकि सियासी पारा तो चढ़ा ही है, लेकिन दिल्ली किसकी है, यह सवाल एक बार फिर जो है सियासी चर्चाओं के बीच में आ गया है। दिल्ली के अस्पताल में किसका इलाज होगा, यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज का फरमान जारी किया, तो 24 घंटे में ही उपराज्यपाल ने इस आदेश को पलट दिया। तो उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है और आज मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट होना है, क्योंकि कल ही उनको बुखार और गले में खराश की वजह से वो आइसोलेशन में चले गए थे और ये फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री का टेस्ट होगा। हालांकि अब इस वजह से, क्योंकि टेस्ट होना है, तो मुख्यमंत्री उस अहम बैठक में भी शामिल नहीं होंगे जिसमें कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की चर्चा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा था कि कितने केसेस होने पर कितने बेड की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे अरेंज होंगे। उसी के हिसाब से कल दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के ऊपर दबाव डाल के जबरन उनसे ये आदेश पारित कराया है कि दिल्ली सरकार के केंद्र कैबिनेट के तहत जो फैसला लिया गया उसको नहीं माना जाएगा, बल्कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करने में प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, उनको नहीं रखा जाएगा, बल्कि कहीं से भी कोई आके आ सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आप देश में कोरोना के इलाज की राजनीति कर रहे हो, कोरोना के इलाज के काम के लिए काम कर रहे हो, या कोरोना के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राज्य सरकारों की योजनाओं को फेल करने की राजनीति कर रहे हो। जो माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार के फैसलों को निरस्त किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही मांग थी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रही थी, वो सभी आदेश, चाहे वो दिल्ली के बाहर रहने वालों का इलाज करने से दिल्ली सरकार ने मना किया हो, या फिर एसिम्प्टोमेटिक केसेस के कोरोना कि उनके टेस्ट कराने से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मना किया हो, ये दोनों के दोनों आदेश माननीय उपराज्यपाल जी ने निरस्त कर दिए हैं। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। तो कैसे दिल्ली की स्थिति एक बार फिर से राजनीतिक दलों के बीच एक टकराव की स्थिति लेकर आई, वो आपने देखा। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल का आज कोरोना टेस्ट होना था, तो उनके सैंपल ले लिए गए हैं। इस वक्त ये खबर हमारे पास सामने आ रही है। आपको बता दें कि परसों
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री ने और उसके बाद क्योंकि उन्हें बुखार और गले में खराश महसूस हुई तो उसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। घर में ही केजरीवाल ने खुद को अलग कर लिया था और आज सुबह उनके सैंपल अब ले लिए गए हैं, ये खबर आ रही है। यानी अब ये सैंपल टेस्ट के लिए जाएंगे और उसके बाद 24 से 36 घंटे के बीच में ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री की आएगी। और अब बात करते हैं अभिनेता सोनू सूद की। मजदूरों की मदद को लेकर सियासी फायरिंग की रेंज में अभिनेता सोनू सूद पहली बार आए तो खुलकर बोले। आज तक से बातचीत में सोनू सूद ने कहा कि वो किसी भी हाल में राजनीति में नहीं जाएंगे। उद्धव से मिलने और सामना में हमले पर भी तस्वीर उन्होंने साफ की। शिवसेना, सामना और सोनू सूद पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे हैं। इस वक्त सोनू सूद हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे 180 लोगों को एरोप्लेन से सिलचर भेज रहे हैं। इस वक्त वो खुद इस डिपार्चर को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सोनू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पिछले कुछ दिनों से बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है आपके इस काम को लेकर। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको कह रही हैं कि आप एक पार्टी के कहने पर ये कर रहे हैं, कितना सच है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये लोग जो हैं घर जा रहे हैं। सब लोग कोई लोगों को बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एज लॉन्ग एज सब लोग अपने घर में जाके अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं और नीति हम लोगों ने शुरू किया था सबसे पहले घर भेजो का जो पूरा सिस्टम। हमें मालूम है कि आज एज वी आर टॉकिंग, आज जम्मू से लोग रांची जा रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं सब लोग। तो इट डजंट रियली मैटर कहाँ से भी जा रहे हैं। एंड I actually from the bottom of my head, we both of us want to thank Maharashtra government also for helping us. अगर उनके वो नहीं करते तो it was not possible for them. So लेकिन संजय राउत का आरोप था कि आप महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। No, I always said that, I think एक उनका ओपिनियन है, बट बड़े बंदे हैं संजय सर, एंड आई एम श्योर टाइम विल टेल द ट्रूथ की और रियलाइज करेंगे। बट आई बिलीव दैट whatever is happening, all thanks to Uddhav ji and Aditya for helping us. मेरे दोस्त हैं असलम शेख, he has been great help, सब to all put things together. उनके बिना नहीं possible था। But more important is कि ये लोग अपने घर वालों से मिल पा रहे हैं। That is the intention। आप मिलने भी गए थे ठाकरे से, क्या बात हुई वहाँ पर? क्या उन्होंने वो संतुष्ट हुए आपने जब बात किया उनसे? They're very nice. I know them, पहले से मैं जानता हूँ और it was just a warm I would say a meeting. We had a cup of coffee and all, and thank you so much for all the warmth he has always been showering on us. आज से श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो सकेंगे। मंदिर में खास तैयारियां की गई हैं। उन तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। सीएम कल बाबा के दरबार में पहुंचे और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। करीब 2.5 महीने बाद बाबा विश्वनाथ ने दर्शन दिए तो उनके पहले भक्त बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। भगवान की पूजा के बाद सीएम योगी ने घर बैठे बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए ई विश्वनाथ योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पूजा पाठ के साथ साथ कोरोना संकट में मंदिर की तैयारियों को भी देखा। निरीक्षण के दौरान सीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए सफेद गोले और ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीनें देखी। सीएम योगी बाबा के दर पर पहुंचे थे तो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का काम भी देखा। देश के करीब सारे मंदिर सोमवार से ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लेकिन बाबा विश्वनाथ का दरबार आज से खोला गया है। आम भक्तों के यहां पहुंचने से पहले सूबे के मुखिया ने पूरी तसल्ली कर ली कि भगवान भोले के दरबार में कोरोना संकट के हिसाब से पूरी तैयारी की गई है। बाबा विश्वनाथ मंदिर से पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर होने की जिम्मेदारी निभाई। वो रविवार को ही गोरखपुर पहुंच गए थे।
और सोमवार को तड़के उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने लोक कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कोरोना महामारी खत्म करने की कामना की। गोरखनाथ मंदिर भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, लेकिन एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। वाराणसी से रोशन के साथ आज तक ब्यूरो। निसर्ग तूफान ने अलीबाग, मुरूद के अलाना, रत्नागिरी के दापोली में भी तबाही मचाई है। किसानों की सालों की मेहनत पर तूफान ने कुछ देर में ही पानी फेर दिया। देखिए हमारे संवाददाता पंकज खेलकर की ग्राउंड रिपोर्ट। निसर्ग तूफान का कहर रत्नागिरी के दापोली पर सबसे पहले टूटा था। यही तूफान से मची तबाही की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। रत्नागिरी के दापोली तहसील के मुर्डी गांव, 5 पांडरी गांव में तो ज्यादातर घरों की छतें उड़ चुकी हैं और मॉनसून सिर पर खड़ा है। ये जो चक्रवात था ये तो हमने पहली बार देखा है। नॉट इवन मेरे पिताजी 86 ईयर के ओल्ड है, उन्हें भी ये पहली बार देखा है। और ये तबाही तो हमने सोची भी नहीं थी, कभी दिमाग में नहीं था ये इतना हवाक हो जाएगा। पूरी तबाही मच गई है। यहाँ पर लोग बहुत डरे हुए हैं। घरों के छत जैसा कौल बोलते हैं वो मिट्टी का रहता है, पतरे का रहता है, सीमेंट का पतरा रहता है या कोई स्टील का रहता है, तो सब उखड़ गया है और सब इधर उधर फेंक गया है। इस इलाके में काजू, नारियल और आम की खेती सबसे ज्यादा होती है, पर तूफान ने खेती को तहस नहस कर दिया है। इस किसान दंपत्ति ने आम के पेड़ बटाई पर लिए थे, पर जब फल मिलने का नंबर आया तो तूफान सब निकल गया। सरकारने आम्हाला जसे आम्हाला जर मदत केली तर बरंच होईल। तर आम्हाला अपेक्षा आहे की सरकार आम्हाला काहीतरी द्यावं, आम्ही सरकारला आम्हाला आमच्याकडून म्हणजे सरकारने आम्हाला काहीतरी द्यावं असं, नाहीतर आमची हालत लय म्हणजे खूप खराब होणार आहे। मुआवजे की आस में बैठे लोगों को प्रशासन के बयान राहत देने की बजाय जले पर नमक छिड़कने जैसे लगते हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन के तौर पर लोगों को कहना चाहूँगी कि जिसका भी नुकसान हुआ है, हम अगले 48 घंटे में उनके नुकसान का पूरा असेसमेंट करने वाले हैं। कच्चे घर, पक्के घर, स्लम्स में, पेड़ों का, बागीचों का जो नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट किया जाएगा और सरकार को असेसमेंट जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा। और मुझे गांव में अभी 15 दिन बिजली नहीं आएगी। कुछ घंटे के तूफान ने गांव वालों की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। एनडीआरएफ ने अपना काम किया है, जो प्राथमिक काम होता है बचाव और राहत का, वो काम हो गया है। लेकिन इसके बाद जो बिजली बोर्ड है, और सिर्फ रत्नागिरी या रायगढ़ नहीं, महाराष्ट्र के अनेक जिलों से बिजली विभाग के कर्मचारी जुट गए हैं जल्द से जल्द बिजली बहाल करने में। पंकज खेलकर, दापोली, आज तक। घाना का एक फुटबॉल खिलाड़ी लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंस गया है। रहने की कहीं जगह नहीं मिली तो मुंबई एयरपोर्ट 74 दिन के लिए उसका घर बन गया। इस खिलाड़ी को एयरपोर्ट पर भी बहुत प्यार मिला, दोस्त भी। धन्यवाद या नमस्ते। जिस तरह से फिल्म टर्मिनल में टॉम हैंक्स को एयरपोर्ट पर रहना पड़ा था, घाना के रोआन मुलर को लॉकडाउन की वजह से असल जिंदगी में मुंबई एयरपोर्ट पर 74 दिन रुकना पड़ा। When I got to Mumbai, all dormitories and hotels were closed. So I met this police car. And I told them, this is my problem now. I don't know where to go.
So they told me to go straight directly to the airport. 23 साल के रोआन नवंबर में केरल फुटबॉल खेलने आए थे। मार्च में कोरोना फैलने लगा तो घाना की फ्लाइट पकड़ने के लिए मुंबई आ गए, पर अचानक लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट्स बंद हो गईं। एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रोआन का खूब ख्याल रखा। वो रोआन के लिए खाना तक लेकर आते थे। And the CISF people also, some people were very good. Yeah, JP, Chandra, a whole lot. I can't mention names. Thanks to everybody. रोआन की मदद के लिए किसी ने आदित्य ठाकरे को टैग करते हुए ट्वीट किया। उस दिन आदित्य जी का अचानक से फोन आया कि अरे ऐसे एक हमारे यंगस्टर है, वो फुटबॉलर है, आप लोग जरा जाके देखिए, उनको कुछ दिक्कत हो रही है। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने जब इनसे बात की, रॉजी से जब हम मिले और जब इनकी रियल स्टोरी हमने जानी कि उनके साथ क्या 74 दिन में हुआ है, तो काबिल तारीफ था। और हम लोग सब युवा सेना जब ग्रुप में आपस में बात कर रहे थे तो ऐसा लगा कि हकीकत में आदित्य जी को और आभा जी जिन्होंने उनको ट्वीट किया, आदित्य जी ने हमको बोला और हम वहाँ पहुंच पाए, वो बहुत बड़ी चीज़ है और दिल से खुशी हुई। इसी दौरान ये भी कोशिश चल रही है कि कोई फुटबॉल क्लब अगर उन्हें हायर करना चाहे तो उन्हें खेलने के लिए हायर कर सकता है, उन्हें खेलने के लिए अपने क्लब में शामिल भी कर सकता है। ये उदाहरण है कि किस तरीके से बड़ी मुश्किलों के बावजूद लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। और आज की बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट होना था, सैंपल उनके ले लिए गए हैं। अब आज देर रात या कल सुबह तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट आ सकती है। सीएम केजरीवाल ने हल्के बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद खुद को घर में आइसोलेट कर लिया और आज उनका टेस्ट हो चुका है, यानी आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक उनकी रिपोर्ट आ सकती है। हमारे संवाददाता पंकज जैन इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, देखिए कई अहम बैठकें कैंसिल हो गई हैं, मुख्यमंत्री घर पर आइसोलेट है, लेकिन इस बीच सैंपल ले लिए हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक रिपोर्ट आ सकती है? देखिए, आज देर रात तक या फिर कल सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ सकती है, क्योंकि टेस्ट आज सुबह ही किया गया है, तो ऐसे में अब इंतजार किया जाएगा रिजल्ट के आने का। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको सीधे यहाँ पर वो जो बातचीत और जानकारी देने के लिए पहुँचे हुए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर मीनाक्षी बताते हैं। वो हमारे साथ यहाँ पर हैं अभी इस वक्त। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त दिल्ली में कल तक 29,943 यानी 29,943 केस थे, जिसमें जो कल आए थे 1,007 केसेस जुड़े थे और एक्टिव केस 17,712 हैं। दिल्ली के अंदर जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं लोग, लगभग 4,500 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। और कल एक बड़ी खबर है कि भाई दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में कहा था कि कोविड के इलाज के लिए रिजर्व रहेगा, उसको LG साहब ने ख़त्म कर दिया है। कल रात से बहुत सारी फ़ोन्स मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का इलाज कहाँ पे होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे देश में दुनिया से जो फ़्लाइट्स आई थी, दिल्ली और मुंबई 2 जगह आई थी, और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी। और जब फ़्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। आज मुंबई और दिल्ली के अंदर जो केसेज हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी जैसे दिल्ली में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसी प्रपोर्शन में केस बढ़ रहे हैं। हम लोग लगभग 10 दिन पीछे हैं मुंबई से लगातार, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन में 50,000 पे पहुँच जाएंगे, तो हमारे को हज़ारों बेड और एक्स्ट्रा चाहिए। अब लोग चिंतित हैं कि भाई बाहर से भी इतने सारे लोग आएंगे जिनका इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे, तो दिल्ली वालों का इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने ये कहा था कि भाई जो केंद्र सरकार के पास लगभग 10,000 बेड हैं वो सबका इलाज कर लें, दिल्ली से बाहर वालों का भी कर लें, और दिल्ली सरकार के जो अस्पतालों में लगभग 10,000 बेड हैं वो दिल्ली वाले लोगों के लिए रहने चाहिए, वो दिल्ली वाले लोग कर पाएँ। अब उसको बीजेपी के प्रेशर में आकर LG साहब ने उसको पलट दिया। हम जाके अभी बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे तो दिल्ली वालों का इलाज का क्या इंतजाम किया जाए। सर, दिल्ली की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ये भी दिल्ली कहा की तैयारियां कि 3 दिन के भीतर बेड भर जाएंगे अगर बाहर के लोग दिल्ली में इलाज कराने। देखिएगा, हमने दिल्ली के अंदर बताया ना,
दिल्ली के अंदर ये बीमारी जो थी, ये केंद्र सरकार ने उस बात को माना नहीं। पहले हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप फ्लाइटें बंद कर दो, उसको 15 दिन बाद बंद किया गया। दिल्ली के अंदर बाहर के लोगों को दिल्ली में रोका गया, भाई जिस राज्य के उसको भेज देते, तो सारा उसकी वजह से दिल्ली के अंदर ये फैला था। अब दिल्ली में जब इतने नंबर बड़े संख्या में केसेज हैं, तो हमने तैयारियां की। आज भी हमारे पास लगभग 9000 बेड है, परंतु उसमें से 5000 के करीब कंज्यूम हो चुके हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं नंबर्स ऑफ बेड बढ़ाने के लिए। हम दिल्ली के लिए जैसे एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, पर अगर बाहर से इतना बड़ा रश आएगा तो उसकी बड़ी चिंता का विषय। कैसी है उनका कोरोना टेस्ट? कम्युनिटी स्प्रेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही अभी। एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। मुख्यमंत्री बैठक है इसी पे डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, ये मुद्दा उठेगा बिल्कुल। देखिएगा, कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेगी तभी होगा। कितनी संख्या है इस वक्त, कितनी संख्या है जो केस नहीं मिल पा रहे हैं, मामले नहीं? कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, मैंने तो आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। 3rd स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। सर, संख्या है कि कितने लोगों के केस पता नहीं चल पा रहे हैं? लगभग आधे के नहीं पता लग पा रहे। एसिम्प्टोमेटिक का भी अब एलजे एक और आप लोग का फैसला जो था वो पलट दिया है। अब एसिम्प्टोमेटिक जो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आया हो उसका भी टेस्ट होगा। तो सरकार की क्या स्ट्रेटेजी अब रहेगी इस बारे में? बातचीत करेंगे। देखिए, राजधानी में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या अदरवाइज कोविड हॉस्पिटल्स, वो लगातार पेशेंट्स को एडमिटेंस नहीं दे रहे। आपने देखिएगा ऐसा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये 15 दिन तक जितने बेड्स हैं चल जाएंगे, परंतु 4-5 दिन में ही ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड जो कोविड के लिए रिजर्व किए गए थे भर गए हैं, ज़्यादातर भर गए हैं। कल मैंने पूरे दिन में मीटिंग करके प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ अब फर्दर उसको एनहांस करना है कैपेसिटी को। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत के बारे में भी बता दीजिए, कोरोना टेस्ट क्या आर्गुमेंट है सर? दिल्ली सरकार बात करेगी कि भाई आपने देखो सबके लिए खोल दिया है, तो उसका अंजाम भी बताइए क्या करेंगे। हमेशा से क्या रहा है कि जो दिल्ली से बाहर के पेशेंट्स हैं, दिल्ली में आधे से ज़्यादा अस्पतालों के अंदर वो होते हैं। यानी अगर हमने 15,000 बेड चाहिए तो फिर 15,000 बाहर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। सर, मुख्यमंत्री जी की तबीयत कैसी है? क्या उनका टेस्ट हो गया? आज टेस्ट किया जाएगा। अभी हुआ नहीं जी, आज किया जाएगा। कल सर डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड पर हम लोग निर्णय पे पहुंच गए तो रणनीतिक बड़े बदलाव होंगे दिल्ली में। देखिए, केंद्र सरकार मानेगी तभी पहुंचेंगे ना। अगर आप बीमार हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको बीमार वो डिक्लेयर करेंगे कि भाई हाँ बीमार हैं, तब बात बनेगी। तो अभी केंद्र रोक रहा है आप लोगों को अपनी तैयारी? देखिए, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, वही डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है तो क्या सरकार तैयार है? कम्युनिटी स्प्रेड तो एक टेक्निकल टर्म है कि है या नहीं है, उसको केंद्र सरकार मानेगी या नहीं मानेगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर ऐसे में आपको बता सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा है। सर, सरकार तैयार है या नहीं? अभी तक तो तैयार है, पर कल का जो ऑर्डर है उसके बाद बड़ी दिक्कत वाली समस्या का वो पैदा हुई है। यही मन में उठ रहा था कि अगर मान लेते हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि लगभग सब कुछ तो दिल्ली में अप्लाई हो चुका है, पूरे देश में अप्लाई चुका है, लॉकडाउन भी हो गया, कंटेनमेंट भी बना लिए, तो क्या होगा? कम्युनिटी स्प्रेड के बाद जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, अब मीटिंग कर लेते हैं फिर बताएंगे। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि मेनली फिर इलाज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आज हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अभी क्या होता है कि एक पेशेंट आया, वो पॉजिटिव है, उसके कॉन्टैक्ट में 50 लोग 100 लोग होते हैं। अब वो 50-100 लोग में से बीमार तो 2 ही हैं, अब 2 पे ध्यान दीजिएगा, उनका इलाज कीजिएगा। दैट इज क्या आप ये कह सकते हैं कि केंद्र अब कॉर्पोरेशन में कमी कर रही है? ये आपका नहीं, बीजेपी का लगता है कुछ ऐसा। सर, कई सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं पेशेंट से, तो क्या कैपिंग नहीं होनी चाहिए? देखिएगा, हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से रेट मंगाए हैं और उन सभी की रेट्स को अभी पब्लिश किया जाएगा, उसको देखते हैं। तो यहां पर बड़ी बात दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने की। उन्होंने ये साफ स्पष्ट कहा कि दिल्ली में 3रा स्टेज कोविड का यानी कम्युनिटी स्प्रेड आ चुका है। हालांकि केंद्र को यह घोषित करना होगा कि ऐसा हो चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड यानी जब आपको यह ना पता हो कि आपको वायरस कहां से हुआ, और ऐसे कई केसेस दिल्ली में सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बीच इलाज रोकने को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो फैसला किया था, आपको बता दें उस फैसले को एलजी अनिल बैजल ने बदल दिया। इसके बाद राजनीति भी गर्मा गई। केजरीवाल ने इसे दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर बताया तो मनीष सिसोदिया ने सीधे बीजेपी के दबाव में एलजी पर फैसले लेने का आरोप लगा दिया कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल
केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली के मुखिया के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज वाले आदेश को अभी 24 घंटे ही हुए थे कि राजधानी के सुपर बॉस ने फरमान पलट दिया। एलजी अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री के आदेश पर रोक लगा दी। उपराज्यपाल ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से सीएम के फैसले पर वीटो लगाया है। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज होगा, यानी बाहर से आने वाले भी जगह खाली होने पर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। इधर उपराज्यपाल ने फैसला बदला, उधर दिल्ली सरकार खफा हो गई। केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट कर इसे दिल्ली वालों के लिए नई मुसीबत बताया। केजरीवाल ने लिखा, एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री के डिप्टी ने सीधे सियासी गेंद फेंका और बीजेपी की तरफ तोप का मुंह घुमा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आप देश में कोरोना के इलाज की राजनीति कर रहे हो, कोरोना के इलाज के काम के लिए काम कर रहे हो, या कोरोना के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राज्य सरकारों की योजनाओं को फेल करने की राजनीति कर रहे हो। कल को अगर दिल्ली में जितने बेड हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर भर गए, 3 दिन के अंदर अंदर भर गए पूरे देश से आके, तो उसके बाद में दिल्ली में कोई आदमी बीमार हुआ, दिल्ली में किसी आदमी की मौत हुई, तो वो कहां जाएगा? आपसे तो कहीं इलाज हो नहीं रहा ठीक से। आम आदमी पार्टी के इस गुस्से को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने और भड़का दिया है। गंभीर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, दिल्ली सरकार के दूसरे राज्यों के मरीजों का इलाज नहीं करने के मूर्खतापूर्ण आदेश को खत्म करने के लिए एलजी का उत्कृष्ट कदम। भारत एक है और हमें मिलकर इस महामारी से लड़ना है। इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना। दिल्ली में सियासत की भट्ठी तो उसी दिन चढ़ गई थी जब सीएम केजरीवाल ने बाहरी लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। साफ कह दिया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली में नए नए बने बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पलटवार किया। वास्तव में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में बाहरी लोगों के इलाज पर रोक लगाने के पीछे केजरीवाल सरकार की दलील थी कि जून के अंत तक 15,000 कोरोना के मरीजों के लिए बेड की जरूरत होगी। दिल्ली के अस्पतालों में 60 से 70% लोग दिल्ली के बाहर के थे। ऐसे में बाहरी लोगों को अगर इलाज कराने की जरूरत दी गई तो दिल्ली वालों का क्या होगा? लेकिन उपराज्यपाल के फैसले के बाद दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों के लिए रास्ता खुल गया है। आज उपराज्यपाल के साथ केजरीवाल की मीटिंग तय थी, लेकिन दिल्ली के सीएम की तबीयत खराब होने की वजह से अब मनीष सिसोदिया दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। हो सकता है कि सिसोदिया इस मीटिंग में उपराज्यपाल के फैसले का मुद्दा उछाल दें। पंकज जैन के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और अब बात रह रहकर कांपती दिल्ली की। 45 दिन में दिल्ली एनसीआर की धरती 14 बार कांप उठी है। भूकंप के झटके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। किसी को आशंका है कि छोटे मोटे झटके बड़े भूकंप की आहट है, तो किसी को खतरा टल जाने का संकेत दिख रहा है। कुदरत की ये हैरान करने वाली पहेली, धरती की नीचे आखिर क्या हड़कंप मचा है, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कुदरत का कोहराम। भूकंप बना दहशत का दूसरा नाम। महीने भर में 9 बार कांपा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के आसपास एक्टिव हुए एपी सेंटर।
दिल्ली एनसीआर वालों की उड़ी नींद। छोटे छोटे झटके किसी बड़े भूकंप की चेतावनी तो नहीं। कोरोना की दहशत के बीच दिल्ली एनसीआर में भूकंप का खौफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की धरती आखिर बार बार क्यों कांप रही है? रह रहकर आ रहे झटके क्या संकेत दे रहे हैं? सोमवार को दिल्ली एक बार फिर कांप उठी। इस बार भूकंप के इस झटके की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.1 मापी गई। चिंता की बात एक बार फिर इस बात को लेकर थी कि भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर ही था। दोपहर 1:38 पर आए भूकंप के झटकों से दिल्ली कुछ देर तक कांपती रही। बार बार आ रहे भूकंप के इन झटकों से दिल्ली एनसीआर में भय का माहौल बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर रीजन जो है ये जोन 4 में आता है, सेस्मिक जोन 4, जो कि जो हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो जोन 5 है। ये जो जोन 4 है नेक्स्ट टू हाईएस्ट प्रोन अर्थक्वेक प्रोन एरिया से है। सो जहां तक खतरे की बात है तो वो तो हमारा जो हिमालय रीजन है जिसमें कि अर्थक्वेक बड़े बड़े अर्थक्वेक आते रहे हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। सो वहां से हम 200, 250, 300 किलोमीटर दूर हैं। सो अगर हिमालय में भी बड़ा अर्थक्वेक आता है तो भी हमारे दिल्ली में कुछ न कुछ असर तो होना ही है। बीते एक महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो भूकंप के झटकों की न केवल रफ्तार बढ़ी है बल्कि उन सभी का एपिसेंटर दिल्ली और उसके आसपास मिला। बीते 2 साल की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के 300 झटके आ चुके हैं। वहीं बीते एक महीने में दिल्ली की धरती कुछ ज्यादा ही कांप रही है। तारीख 3 मई दिल्ली में रिक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था। महज 3 दिन बाद ही दिल्ली एनसीआर एक बार फिर कांप उठा। तारीख 6 मई 2.3 की तीव्रता का भूकंप आया। इस बार भूकंप का केंद्र फरीदाबाद में था। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान लोग जहां घरों में रहने पर मजबूर थे, वहीं बार बार आ रहे भूकंप ने उन्हें कई बार घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मई महीने में तीसरी बार भूकंप 10 मई को आया। इस बार तीव्रता 3.4 थी और भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था। मई महीने में आया ये अब तक का सबसे ताकतवर भूकंप था जिसका झटका महसूस किया गया। वहीं धरती में मची हलचल लगातार बढ़ती जा रही थी। तारीख 15 मई एक बार फिर दिल्ली हिल गई। भूकंप की तीव्रता 2.2 थी और केंद्र दिल्ली में ही था। मई का आधा महीना गुजरा भी नहीं था कि दिल्ली 4 बार हिल चुकी थी। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। तारीख 28 मई भूकंप ने दिल्ली एनसीआर को फिर से दहला दिया। इस बार एपिसेंटर फरीदाबाद में था और भूकंप की तीव्रता 2.5 दर्ज की गई। अब तक दिल्ली हिमालय या हिंदू कुश पर्वत पर होने वाली हलचल से हिला करती थी। अब उसके आसपास ही कई एपिसेंटर एक्टिव हो चुके हैं। नतीजा ये कि 28 मई के बाद अगले ही दिन दिल्ली फिर से कांप उठी। तारीख 29 मई 4.5 की तीव्रता वाले भूकंप ने दिल्ली एनसीआर को झकझोर दिया। इस बार भूकंप का केंद्र रोहतक में था, जो दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में आ रहे भूकंप के केंद्र या तो दिल्ली में मिल रहे हैं या फिर हरियाणा में। महज 48 घंटे बाद ही रोहतक के भीतर धरती फिर से कांप उठी। तारीख 1 जून रोहतक में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 दर्ज की गई। इस झटके ने दिल्ली को फिर से झकझोर दिया, लेकिन अगला झटका भी जल्दी ही लगने वाला था। तारीख 3 जून 3.2 की तीव्रता वाले भूकंप ने दिल्ली को हिला दिया। इस बार भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में था। भूकंप से लोगों के मन में आशंका बढ़ती जा रही थी। ये डर कम होता इससे पहले ही दिल्ली को जून महीने का तीसरा झटका लग गया। 8 जून को दोपहर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर मिला। अब दिल्ली एनसीआर को भूकंप के खौफ ने अपनी चपेट में ले लिया है।
हर पल किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है। छोटे छोटे झटकों से धरती क्या संकेत दे रही है? भूकंप के इतने सारे केंद्र के बीच दिल्ली कितनी सुरक्षित है? क्या छोटे छोटे झटकों के बाद दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है? आज तक ब्यूरो।